पर इस समय की अगर हम राजनीति की बात करें तो कर्नाटक के चुनावी जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शारिक है। शारिक, तो अपने आप में बहुत अहम है जिस तरह से कर्नाटक पे अब सबकी नज़र है। जिस राजनीतिक घटनाक्रम से हम केंद्र में देख रहे हैं कि 11 दिन और आज 12वां दिन की संसद चल पा रही है या नहीं, उसमें कर्नाटक की सीट्स का ऐलान हो गया है। अब इससे हम सबका फोकस कर्नाटक के चुनावों में आ गया है। 10 मई को यहाँ पे चुनाव होने हैं और 13 को नतीजे आने वाले हैं। और ये अपने आप में इतनी अहम सीट है शारिक, आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रस्साकशी होगी राजनीति की, और ये वो राज्य है जिसने बीजेपी को अपना पहला कदम जमाने के लिए दक्षिण में एक वो दिया था। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस इस बार उम्मीद कर रही है कि वो कर्नाटक में वापसी करेगी, लेकिन बीजेपी भी अपनी सारी ताकत लगा रही है। अगर हम निधि देखें तो पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री ने 7 दौरे वहां किए, कई रोड शोज किए, कई चीजों के उद्घाटन किए, शिलान्यास किया, और लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर भी रहे। लेकिन निधि, यहां पर एक चीज और है कि लंबे वक्त के बाद हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य में भ्रष्टाचार एक मुद्दा उनके खिलाफ बनकर उनके सामने खड़ा है। उससे कैसे डील करते हैं, इस पर भी रहेगी नजर। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा इलेक्शन कमिश्नर ने, वो भी एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. Party and government both are ready for elections. Preparations are already underway, and for last 4 months we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there, and we are sure to come back to power with thumping majority. We are ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state. और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवाई मौजूद हैं, साथ ही वेंकटेश केसरी भी हैं, पूर्व ब्यूरो चीफ हैं, एशियन है हमारे साथ। तो निहाल, सबसे पहले आपसे, जो ये चुनाव है, कौन से मुद्दे हैं जो इसमें अहम रहने वाले हैं? और बीजेपी जिस तरह से विजय अभियान तो अपना वो चला रही है, विजय संकल्प यात्रा तमाम चला रही है, लेकिन कई स्थानीय मुद्दों से वो जूझ रही है। क्या यहाँ पर जो केंद्र में मुद्दे छाए हैं उनका असर ज्यादा होगा, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा अग्रसर रहेंगे? देखिए, बीजेपी वो तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे उसकी सत्ता में वापसी हो सके। कांग्रेस भी वो सभी हथकंडे अपना रही है जिससे कि वो सत्ता दोबारा हासिल कर सके। यहाँ पर जेडीएस भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकार का जो कैंपेन चलाया, वो कहीं न कहीं दूर दराज के लोगों पे कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक कई सारी घटनाएं हुई जो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उसके इर्द गिर्द वो घूमती हुई नजर आई। जैसे अभी हाल ही में देखिए, बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक हैं मडाल विरूपक्षा, उनको गिरफ्तार किया गया। 8 करोड़ रुपए उनके पास थे, उनके बेटे और उनके घर से बरामद हुए। उनके बेटे भी कर्नाटका प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। बहुत बड़ा मामला है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के घर से, वो भी वरिष्ठ विधायक के घर से, जो कि उत्तर कर्नाटक में जिसकी अपनी एक पकड़, एक अपनी पहचान है, ये ड्रोपा के काफ़ी नज़दीक थे, वो भी एक लिंगायत विधायक है। इधर जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी ने पहले तो सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान का मामला उठा, फिर बाद में ऐसा कहते हैं कि आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद उसको रोका गया, और उसके बाद फिर बहुत सारे यूरी गौरा और नंजे गौरा का मामला सामने आया, और अब 4% मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जाता था, जो 1993 से दिया जा रहा था, उसको हटा करके 2% वक्कलिगा को, 2% लिंगायतों को दिया गया है। तो एक तरह से धार्मिक तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी यहाँ पे हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो
काफ़ी यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। पिछले कम से कम 1 महीने के दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। कल भी आप देखिए हल्ला हंगामा हुआ है, एक प्रोसेशन निकल रहा था तब। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही थी, उसमें भी अनुसूचित जाति के लोग लगातार विद्रोह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो आरक्षण दिया गया है वो उनके हित में नहीं है। तो ये दोनों मुद्दे हैं, ये दोनों तरफ से जो कोशिश हो रही है वो मैंने आपको बताया। अब आ जाइए जेडीएस पे। जेडीएस ओल्ड मैसूर रीजन में 55 सीट के आसपास अपना सारा राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ पे ये वो सीटें जो वोकलिगा के डोमिनेंस वाले सीट कही जाती हैं और ज़्यादातर सीटें जेडीएस को यहीं से मिलती है। अभी भी कुमारस्वामी को लगता है, देवेगौड़ा को लगता है अगर 30-35 सीटें उन्हें आ जाती हैं तो किंग मेकर की भूमिका में वो आ जाएंगे। तो ये उसकी कोशिश कर रहे हैं और पिछले 6 से 8 महीने से दोनों देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी लगातार इस इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी जुट रही है।